सो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने पोटेंशियल समझा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत क्लियरली समझ में आएगा। एक्चुअल में हम जब भी दो पॉइंट चार्जेस एक साथ लेते हैं, जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो होता क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के पास लेके आना चाहता हूँ, तो ये पॉइंट चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता है और मैं इसके करीब जाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब मैं इसके इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करूँगा और वो जो वर्क डन है, वर्क डन अपॉन ये चार्ज का वैल्यू, वो होता है पोटेंशियल। तो वहाँ तो हमने वर्क डन सीखा था ना कि भाई वर्क डन करना पड़ रहा है। वो जो वर्क डन है वो गया कहाँ? हमने जो वर्क किया, इसका मतलब हमने एनर्जी वेस्ट की। जाहिर सी बात है, अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो मैं अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा हूँ और हम ये जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तब तो ये बात फिक्स हो जाती है कि वो फोर्स की वजह से उसके अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ा, वो जो वर्क है उसमें कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव नेचर की वजह से वो रिज़र्व होगा। तो होता क्या है कि जब भी मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और इससे कुछ दूरी पर दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। इस पॉइंट को मैंने कह दिया 1 और इस पॉइंट को कह दिया P2 और दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। क्लियर? अब होना क्या है, एक्चुअल में ये इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो है वो R12। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज Q2 यहाँ पर है ही नहीं, ये कहाँ है? ये कहीं इन्फिनिटी पे है। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो अगर मैं इस इन्फिनिटिव चार्ज को यानी Q2 को इन्फिनिटिव से पॉइंट P2 पर लेकर के आना चाहूँगा तो मुझे इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा? ये जो फोर्स लगा रहा है। जाहिर सी बात है, क्या हम उस वर्क को पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं? जैसे मैं कहूँ कि पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज़, यानी यहाँ जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। सही है? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर इतना ही तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब बात यह है कि वर्क डन जो करना पड़ रहा है इस पोटेंशियल की वजह से, यानी वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग वर्क डन in bringing the charge from, कौन सा चार्ज? Q2 from infinitive to P2, यानी Q2 चार्ज को इन्फिनिटिव से P2 तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा वो लिखना चाह रहा हूँ मैं। वर्क डन वो क्या लिख सकते हैं हम? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये तो होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो चार्ज को मैं उधर लेके चल गया। तो पोटेंशियल किसकी वजह से भाई? इसकी वजह से। कितना है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 जो पोटेंशियल फाइंड किया था, इनटू चार्ज कितना है भाई? किसको लाया जा रहा है? इस चार्ज को। कितना है? Q2। ये क्या है? ये है वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटिव से मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ? P2 पर। तो इसको लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा। क्यों करना पड़ रहा? इन साहब की वजह से, Q1 की वजह से। ये इसको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, नहीं आने देना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनका कंट्रीब्यूशन तो मैं दिखाऊंगा ना।
तो मैंने फोर्स के फॉर्म में नहीं दिखाया, मैंने पोटेंशियल के फॉर्म में दिखाया, और हम लोग पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, क्या वर्क डन ही यहाँ पर सेव होगा? मैंने कहा था ना, अगर हम वर्क करते हैं तो वो वर्क क्या होता है, एनर्जी में लॉस में होता है। हम जो एनर्जी लॉस करेंगे, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है तो वो कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। तो यही जो वर्क डन है वो क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। इसी वर्क डन को ही हम कहते हैं U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर। डेफिनेशन देखिए, अब समझ गए, अब डेफिनेशन देखिए, याद करने में आसानी होगी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो पहली बात तो किसी एक की वजह से वर्क डन तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगा तभी तो वर्क डन करना पड़ेगा। अगर कोई एक होता तो उसको ढकेल दिए चला जाएगा। यहाँ पर इसको मैं ले करके आ रहा हूँ तो इसकी वजह से यहाँ पर मुझे वर्क करना पड़ रहा है। अगर ये साहब यहाँ ना होते तो वर्क करना पड़ता नहीं, क्योंकि कोई रिपेल करने वाला नहीं था। जंगल अगर खाली है तो कोई भी चला जाए उसमें जंगल में, लेकिन अगर शेर है तो आपको उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। वही बात है यहाँ पर। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा चार्ज होंगे, और जब चार्ज एक से ज़्यादा होंगे तो वो एक सिस्टम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक सिस्टम। तो ये क्या है? ये 2 पॉइंट सिस्टम है। क्या है ये? 2 पॉइंट सिस्टम। अभी हम लोग 3 पॉइंट सिस्टम के लिए भी फाइंड करेंगे। तो 2 पॉइंट सिस्टम का मैंने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया। तो क्या कह रहा है? डिफाइंड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज असेंबलिंग द चार्जेस। चार्जेस को असेंबल करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर कहीं दूर हैं, उनको एक साथ लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और ये मैंने जो ड्राइव किया ये किसके लिए है? 2 पॉइंट सिस्टम के लिए, या 2 चार्ज सिस्टम। इज़ इट क्लियर? चलिए नोट करिए, उसके बाद 3 पॉइंट्स के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 पॉइंट चार्ज बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 3 कॉर्नर बना लिए ट्रायंगल के। ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2 एंड दिस वन इज़ P3। द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज़ R12 and distance between 1 and 3 is R13 and the distance between 3 to 2 is R23 या 32 कह सकते हैं, you can say. So charge Q1 is placed on P1 and charge Q2 is placed on Q2 and charge Q3 क्या कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पर Q3 है जिसे हम कहाँ से लेके आए हैं? इन्फिनेटिव से लेकर के आ रहे हैं। सिंपल। तो ये 3 चार्जेस हो गए यहाँ पर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, P1 और P2 की वजह से, या मैं कहूँ कि Q1 और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है 3 पर, पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू charges Q1 and Q2 at point P3, यानी इन दोनों चार्ज की वजह से पॉइंट P3 पर कितना पोटेंशियल आ रहा। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो वही आसान है, इसमें ये तो कॉमन होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई दोनों फार्मूला हम अलग अलग लिखेंगे, उसमें से इस पार्ट को कॉमन ले लेंगे। पहले समझिए भाई, नोट मत कीजिए। हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, Q1 की वजह से है तो R, P3 से डिस्टेंस कितना है R13, और दूसरा क्या है Q2 की वजह से डिस्टेंस कितना होगा R23। सिंपल। लिखा हमने अलग अलग है और हमने क्या कर लिया, ये कॉमन था तो बाहर निकाल लिया। याद रखना किसकी वजह से है, Q1 की वजह से, तो Q1 आना चाहिए। अब Q1 का P3 से डिस्टेंस R13। अब दूसरा पोटेंशियल किसकी वजह से लिखा है, Q2 की वजह से, तो Q2 लिख दिया। Q2 का P3 से डिस्टेंस R23।
अब अगर मैं यहाँ पर वर्क डन लिखूँ, वर्क डन यानी इसको इन्फिनेटिव से लाने के लिए वर्क डन लिखूँ, तो क्या होता है भाई, पोटेंशियल इनटू चार्ज। सिंपल। पोटेंशियल कौन सा है, ये रहा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R13 प्लस Q2/R23 इंटू किस चार्ज को ला रहे हैं, इसको Q3। तो जो वर्क डन आया वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3/R13 और Q2 Q3/R23। आ गया। क्या किया हमने, पिछले वाले में एक चार्ज आया और उस पर एक ही पोटेंशियल लगा रहा था, इसमें एक चार्ज आया लेकिन यहाँ दो थे, इन दोनों ने अपना अपना पोटेंशियल लगाया, इसने यहाँ लगाया, इसने यहाँ लगाया, इन दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल लिखा और उसी पोटेंशियल पर उसी चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया जैसे पिछले बार किया था। लेकिन अभी यहाँ अधूरा है, कैसे समझो। डेफिनेशन क्या था कि जितने सिस्टम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं सबको ब्रिंग करना, सबको लेके आना। ये तो अभी दूरी बनाए हुए हैं भाई। एक परिवार है जिसमें 3 लोग थे, उसमें एक सदस्य चला गया लंदन, लेकिन ये 2 लोग जो थे वो दोनों रह तो रहे इंडिया में रहते, लेकिन एक लखनऊ में रह रहा था, एक कानपुर में रह रहा था। तो अभी हमने जो वर्क डन किया है वो लंदन वाले को इंडिया लाने के लिए किया है, लेकिन अभी असेंबली कानपुर और लखनऊ के बीच में नहीं हुई। तो ये रहे कानपुर, ये रहे लखनऊ, इनकी भी तो असेंबली कीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए वर्क डन इसके लिए। क्लियर बात है। तो मैं इसको सिंपल में लिख देता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 टू P1। वर्क डन करना पड़ेगा, तो किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, पोटेंशियल के अगेंस्ट इनटू चार्ज। अरे जैसे ये लिखते थे। अब बताओ ये इस पर कितना पोटेंशियल लगा रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12 और किसको लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो Q2। यानी ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। अब आपको क्या यहाँ 2 वर्क डन दिख रहे हैं भाई। एक वर्क डन हो गया इन साहब को जो लंदन में चले गए थे, तीसरे भाई, उनको इंडिया लाने के लिए। तो इनको इंडिया लाने में 2 पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। कौन कौन पोटेंशियल, ये वाले और ये वाले। ये वाले लखनऊ में है, ये वाले कानपुर में है। खैर हम इनको ले आए, लेकर के आए तो वर्क डन किया हमने और यहाँ लिख दिया। अब इनको भी तो यहाँ इकट्ठा करना है, तो इनको जब असेंबली हुई है इनकी, तो इनमें भी वर्क डन करना पड़ा होगा। उनमें किसके अगेंस्ट करना पड़ा, इनके अगेंस्ट। आया कौन, ये, इनकी वजह से पोटेंशियल आई ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12। तो 2 वर्क डन हो गए, सबको टोटल कर दो, यानी टोटल वर्क डन ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर। पहला वर्क डन कितना था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है भाई, Q1 Q2/R12। देखो एक साथ लिखेंगे और वर्क डन कोई पोटेंशियल लिखेंगे तो U लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सीरीज बन रही होगी, Q1 Q2 नीचे R12, Q1 Q2 लिखा, Q2 Q3 लिख दो, Q2 Q3 नीचे R23, 3 के बाद क्या आएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो लिखो Q3 Q1/R31, या 31 लिखो या 13 लिखो, ये वाला दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। Q1 Q3 लिखो या Q3 Q1 लिखो,
और ये डिस्टेंस तो r13 या 31 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है इससे। हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा अभी ना कि इधर से डायरेक्शन दिखाना नहीं है अभी। तो ये हो गया पोटेंशियल। तो देखो कुछ सीरीज बन रही है क्या, अगर 3 चार्ज हों तो 1 से 2 लिखो, 2 से 3 लिखो, 3 से 1 लिखो, 1 से 2 लिखो, 2 से 3 लिखो, 3 से 1 लिखो। 4 होते तो 3 से 4 लिखते, 4 से 1 जाते। तो n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो इफ़ n नंबर ऑफ चार्जेस तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन 2 लगेंगे, मैं समझा रहा हूँ भी कैसे लगेंगे। और यहाँ होगा QJ अपॉन RIJ, यहाँ होगा I इज इक्वल टू 1 से n तक, J इज इक्वल टू 1 से n तक। ये होगा n नंबर ऑफ। कैसे लिखते हैं समझो, जैसे मान लो 4 चार्ज हैं, चार्ज या 3 लिखो, फॉर्मूला ला देंगे अभी हम। 3 है तो ये तो कॉमन चल रहा है तो लिख देंगे ऐसे ही। अब क्या वेरी कर रहा है QI, तो I की वैल्यू एक बार लिखोगे 1, फिर 2, फिर 3, बस n इज इक्वल टू 3। अगर 4 होता तो 4 लिखते, मतलब एक बार ऐसे लिखोगे I इज इक्वल टू 1, फिर प्लस करके I इज इक्वल टू 2, फिर प्लस करके I इज इक्वल टू 3, फिर प्लस करके I इज इक्वल टू 4। मतलब जितने नंबर ऑफ चार्जेस है लिखते जाइए, सिंपल सी बात। वैसे J भी वेरी करेगा कहाँ से, 1 से लेकर के n तक, मतलब स्टार्ट करे, नीचे जो होता है ना वो होता है 1, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक जाता है और सीरीज़ में जाता रहेगा। ऐसे लिखा जाता है समेशन के फॉर्म में। क्लियर, तो n नंबर ऑफ चार्जेस ये हो गए, समझ में आ गया। तो एक बात और समझ में आई में, 2 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस का मतलब है सबको लेकर के आना। ऐसा नहीं कि 3 लोग यहाँ बैठे हैं एक को लेके चले आए काम हो गया, नहीं, ये जो 3 बैठे हैं ये भी अलग अलग हैं, इनको असेंबल करने में जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो भी उसी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। इसलिए अगर ना करना पड़ता तो हम ये वाला पोर्शन उसमें ऐड ना करते, यहीं तक फार्मूला हो जाता फिर। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको अब। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। उसको समझिए, लिखिए नहीं भाई, लिख लीजिएगा बाद में, पहले समझिए। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वाइल फाइंडिंग इट्स वैल्यू, जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे चार्ज की तो चार्ज का नेचर के साथ रखेंगे, साइन के साथ, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए और नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। ये काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम लॉ में नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो मैं क्योंकि हम जब लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसको रिपेल कर रहा है, तो मुझे उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में से हुआ। अब मान लो रिपेल ही ना होता फिर तो मुझे वर्क तो नहीं करना पड़ता ना, तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ रहा। उस वक्त क्या होगा जो पोटेंशियल एनर्जी, वो भी समझिए। जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 लाइक चार्जेस, दोनों लाइक चार्जेस हो या दोनों, जैसे कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये पॉजिटिव आएगा ये वैल्यू। क्लियर। और जब हमें क्या करना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 अनलाइक चार्जेस, तो क्या होगा उस वक्त ये नेगेटिव होगा, तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें वर्क नहीं करना पड़ा। भाई पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, क्या इसको लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ रहा? नहीं, हमें तो वर्क आसानी से मिल रहा। और जब मिल रहा है तो वो क्या होगा, वो भी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म है, लेकिन वो हमें मिल रहा है, वो सिस्टम से मिल रहा है। और जब लाइक चार्जेस होंगे तो सिस्टम को देना पड़ रहा। क्लियर। लास्ट पॉइंट, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कॉन्फिगरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर, यानी हम क्या करते हैं, चार्जेस को असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने में रास्ता नहीं देखना है कि लंदन से मैं उसको लखनऊ लेके आ रहा था तो मैं वाया शिकागो लेकर के आया कि वाया सिंगापुर आया, वाया पाकिस्तान आया, मुझे इससे मतलब नहीं, बस मैं उसको ब्रिंग कर दिया, ले कर के आया, यही बात है।
कॉन्फ़िगरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चार्जेज आर असेंबल्ड टू द प्रेजेंट लोकेशन। वो चार्ज लंदन से यहाँ कैसे आया हमें इससे मतलब नहीं, बस वो आ गया। आने में जो वर्क डन है बस आप वो नोट कर लीजिए, वो वर्क डन ही पोटेंशियल है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। शाइनिंग हो रहा हो तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी और आसान चीज़ है। देखिए डाइपोल एक बार आपने पढ़ लिया ना, ये आपका पीछा नहीं छूटेगा। जब देखो कोई भी नई टॉपिक पढ़ेगा उसमें डाइपोल ला कर रख देंगे। तो डाइपोल में कुछ चीज़ें हमेशा याद कर लीजिए। डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है Q इंटू 2A। सिंपल। डाइपोल क्या होता है? 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम होता है जो कि जिसमें दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होती है लेकिन नेचर अलग होता है। तो यहाँ नेचर देखो -Q है और +Q है। ये रेड लाइन से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, यूनिफॉर्म है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर ये जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये रहा हमारा डाइपोल, ये डाइपोल रखा हुआ है जिसके बीच के डिस्टेंस 2 है। अब हम ये जानते हैं कि जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऊपर वाले चार्ज पर राइट में एक फोर्स लगता है, नीचे वाले फोर्स पर लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में है तो देखो क्यू ही राइट में लग रहा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा। अब कोई भी है, जैसे ये रहा, मैं इस पर इधर फोर्स लगा दूं, इस पर इधर लगाऊं तो क्या होगा? ये रोटेट करेगा। ऐसे है, इसको इधर लगा दूं, इसको इधर लगा दूं, रोटेट करेगा। तो ये क्या होता है? ये एक कपल होता है। क्या होता है? कपल। इस कपल के वजह से प्रोड्यूस होता है टॉर्क। अब मैं अगर इसको रोटेट करना चाहूँ तो मुझे इस टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, जैसे फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू तो लिखो, टॉर्क कितनी लेना है? तो टॉर्क एक्टिंग बाई ड्यू टू द कपल ऑफ डाइपोल। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो जो टॉर्क होता है वो होता है PE sin थीटा, जहाँ पर P की वैल्यू क्या भाई? P है डाइपोल मोमेंट, हाँ डाइपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2A। ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आ गई, जैसे फोर्स की वैल्यू आ गई थी। फिर हम लोग क्या करते थे? वर्क डन करते थे। तो वर्क डन नहीं, ऐसे लिखते हैं, इफ़ क्या है? डाइपोल मूव्स या रोटेट स्मॉल एंगल d थीटा, देन वर्क डन against work done in moving this angle। देखिए समझिएगा, इधर देखिए, बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ ये रखा हुआ है, ठीक है। पहले पोजीशन है, ये यहाँ पर कोई एंगल थीटा है, इसको हमने रोटेट किया, ऐसे था, ये जोर लगा के रोटेट कर दिया, कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। कितना एंगल चला गया? d थीटा। ये सिंपल सी बात है, आप ऐसे है, इसको रोटेट कर दीजिए, कितना एंगल किया? d थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा, यानी हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा, यानी ये हो जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा। ये कौन सा वर्क डन है भाई? ये है स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। क्यों स्मॉल वर्क डन? हमने थोड़ा सा रोटेट किया, कितना किया? थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हो, ये एंगल थीटा यहाँ से बना रहा है, समझ में आ रहा होगा अंश? समझ में आ रहा है ना? हमने छोटा सा रोटेट किया। अब एक केस लेते हैं टोटल वर्क डन का।
टोटल वर्क डन का मतलब ये है, ध्यान समझो, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो टॉर्क डाइपोल है वो इस एंगल पे रखा हुआ, ये रहा, ये एंगल है, पहले θ1 है रखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, पहले क्या θ1, हमने इसको रोटेट करके यहाँ पहुँचा दिया, ये इसको रोटेट कर दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया, तो अब एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया। यही तो बात है, बस एकदम सेम यही चीज़ हम करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा अभी जस्ट कि टोटल वर्क डन क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, ये क्या है, इसे dW लिखो, छोटा वर्क डन है, dW इज इक्वल टू क्या है भाई, फॉर्मूला आगे P E साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन करो। अच्छा बताओ, अभी थीटा को मैंने कहाँ से कहाँ वेरी कराया था, पहले एंगल कितना था, अभी यहाँ बनाया था θ1, हाँ θ1 से θ2, इसको कह दो 0 से W, और क्या भाई, पहले वर्क डन 0 था उस वक्त, और जब θ2 पे लेकर गए तो वर्क डन W हो गया। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये डी थीटा को देखते हैं, dx dy d θ इसको देखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होना होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, बाकी को कांस्टेंट कर देते हैं, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। क्या करो, सबको बाहर कर दो, P E बाहर कर दिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ें याद करने वाली है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया था इसको कहाँ रखते हैं, इंटीग्रेशन वाले को, एक नीचे रख दो और एक ऊपर रख दो, यही तो करते हैं। अब ज़रा इस माइनस को बाहर कर लो, यहाँ माइनस P बाहर कर लिया, अंदर क्या है भाई, कॉस थीटा, ऊपर क्या है θ2 और, अब मैंने इन दोनों लिमिट को रखने का तरीका बताया है, क्या कहा था, नहीं नहीं, पहले ऊपर वाला रखेंगे फिर माइनस करके नीचे वाला रखेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे इसमें, फिर माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, याद रखो ये सब चीज़ें ना, क्या है यहाँ माइनस PE, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखो, कॉस θ2 माइनस करके कॉस θ1, बहुत सिंपल है, एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखो माइनस करके, फिर दूसरी बार नीचे वाली वैल्यू रख दो, कुछ नहीं सोचना इसमें। अब देखो W क्या आ गया, माइनस अंदर लेके जाओ, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो आगे पीछे हो जाएंगे, ये आ गया वर्क डन, सिंपल। क्या किया हमने, देखो ध्यान देना, क्या किया हमने किया इसमें, हमने यहाँ पर डाइपोल लगाया और डाइपोल पर देखा कि टॉर्क काम करता है, हमने पहले पढ़ चुका है, वो टॉर्क हमने लिख लिया, जैसे फोर्स लिख लेते थे वैसे टॉर्क लिख लिया, उसमें डिस्टेंस ले लेते थे कि भाई dx चला, हमने कहा भाई चलो d थीटा चल गया, d थीटा रोटेट हो गया, तो वहाँ फोर्स इंटू dx कर देते थे, यहाँ टॉर्क इंटू d थीटा कर दो, एकदम सेम वैसे करो, तो वो हो जाता था स्मॉल वर्क डन, ये हो गया स्मॉल वर्क डन। उसको इंटीग्रेट करते थे, इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, पहले एंगल θ1 था, बाद में θ2 हो गया, बस उसको वैल्यू रख दी, आ गया आंसर, समझ गए। चलो जल्दी से नोट करो, फिर इसकी एनालिसिस करते हैं 2-3 पॉइंट से, चलिए कुछ इसकी एनालिसिस करते हैं ना, लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये चीज़ें, ये जो एनालिसिस का पोर्शन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोगों ने वर्क डन फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, ये रहा डाइपोल, इसको किसी एंगल पर रख दिया और फिर इसको घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हुआ, ये हमने वर्क डन फाइंड किया था, ये दीजिए वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में सेव हो गया। θ1 क्या है, इनिशियल एंगल, यानी इस वक्त जो एंगल है, और फिर घुमाने के बाद जो एंगल बना उस वक्त दूसरा एंगल बना। तो हमने क्या किया, एक केस लिया कि मान लो स्टार्ट में ही वो ऐसे रखा हुआ है सीधा, तो θ1 कितना हो गया 90, तो मैंने θ1 ले लिया 90, और घुमाने के बाद घुमा रहे हैं तो कोई किसी एंगल पे लेके जा रहे हैं, घुमाने के बाद किसी एंगल पे ले जा रहे हैं, तो पहला चीज़ हम फिक्स कर दे रहे हैं
और दूसरे को वेरी कराएंगे आगे केसेस में। तो पहला फिक्स कर देंगे तो θ1 90 हो जाएगा, और θ2 अभी वेरी कराएंगे तो θ रख दिया उसको फ़िलहाल, बाद में उसको वेरी कराएंगे। तो जब θ1 = 90 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया तो क्या आएगा माइनस cos θ2, और θ2 की जगह क्या रखना है थीटा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा माइनस PE cos θ। सिंपल। क्या हम A.B को AB cos θ लिखते हैं? देखो A.B को AB cos θ, तो A.B कर दिया, यानी ये क्या है, ये एक डॉट प्रोडक्ट है। ये चीज़ हमने यहाँ से सीख लिया, तो ये फार्मूला भी सही है। फ़िलहाल हम इसी फार्मूले पे काम करेंगे और एनालिसिस करेंगे। ये फार्मूला मैंने आपको याद कराने किया कि देखो डॉट प्रोडक्ट में ऐसा फार्मूला मिलेगा आपको, तो ये भी सही है। अब आ जाते हैं केस 1 ले लेते हैं। केस हमने ये लिया कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं, वो कौन सी होती है? अगर व्हेन θ = 0, हम क्या करें, ये ऐसे रखा हो और इसको रोटेट करते 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 थीटा कितना ले जाना है, 0 लेके चले गए। देखो थीटा 0 हो गया। अब बताओ क्या रेड लाइन और मेरा मार्कर एक ही डायरेक्शन में है? क्या दोनों पैरेलल हैं? क्लियर, यही चीज़ है। जब थीटा 0 होगा यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज़ मिनिमम होगा उस वक्त, और व्हेन इट्स डाइपोल इज़ पैरेलल टू फील्ड। फॉर्मूले में θ = 0 रख के देखा तो U = -P आ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में चल रहा, माइनस में, नेगेटिव। तो मिनिमम हुआ कब होगा? जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। याद रहेगा, ये क्वेश्चन आता है। व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज़ 0 या मिनिमम, तो 4 ऑप्शन दे देगा कि जो है डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा गया है, पैरेलल रखा गया है, एंटी पैरेलल रखा गया है। तो किस में हो गया? पैरेलल में। क्लियर, θ = 0 ले लिया। दूसरा केस ले लेते हैं, θ = 90, θ = 90, मतलब 90 पे ही रख के देख लिया एकदम वहीं पर। अब देखो यहाँ जब रखोगे cos 90 रखोगे, इसमें cos 90 तो 0 हो गया। इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो ये भी एक केस हो गया हमारे पास कि कब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, जब वो परपेंडिकुलर होगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड से। और तीसरा केस है कि जब इसको क्या किया गया, ऐसे कर दिया उल्टा, यानी 180 डिग्री पर, व्हेन θ = 180 डिग्री। उस वक्त जो U आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहा, क्योंकि पहले से फॉर्मूले में माइनस है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 रखोगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव ही तो मैक्सिमम होगा। जैसे मिनिमम -P था, वो मिनिमम था, वैसे पॉजिटिव P क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा उस वक्त मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, और जब ये एंटी पैरेलल हो जाएगा उस वक्त इसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब इन 3 पोजीशंस को नाम दिया गया है। पहले को नाम दिया गया है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब पैरेलल हो, और जब एंटी पैरेलल हो तो कहा गया अनस्टेबल, और तीसरा जिसमें 0 होता है उसे कहते हैं पोजीशन ऑफ 0 एनर्जी। क्लियर, 3 कंडीशन याद रहेगा। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास, है ना, तो इसको शॉर्ट नोट्स में बना करके एकदम समझ के याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए।